नमस्ते। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री राम देशपांडे, धुलिया, महाराष्ट्र से। 1 फरवरी 2025 को मोदी सरकार के कार्यकाल का पहला संपूर्ण बजट अर्थमंत्री माननीय निर्मला जी सीतारमन इन्होंने संसद में पेश किया। पिछले साल लोकसभा इलेक्शन जीत के मोदी सरकार तीसरी बार दिल्ली के सत्ता पे स्थापित हो गई थी और उसके बाद जुलाई 2024 में उनका अंतरिम बजट प्रस्तुत हुआ था। 2024 के जुलाई में जब यह अंतरिम बजट संसद में या देश के सामने प्रस्तुत हुआ, उस टाइम देश की इकोनॉमी बहुत ही सुदृढ़ स्ट्रांग थी। इकोनॉमी जीडीपी की ग्रोथ अच्छी तरह से हो रही थी, इन्फ्लेशन भी काफ़ी कंट्रोल में था और देश का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी अच्छी स्थिति में था। जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक भारतीय इकोनॉमी में काफ़ी कुछ बदलाव हुआ है। भारतीय इकोनॉमी में जो बदलाव हुआ उस पे सबसे बड़ा असर वर्ल्ड इकोनॉमी में जो भी बदलाव हुए उसका हुआ है। और वर्ल्ड इकोनॉमी में जुलाई 2024 के बाद भारतीय इकोनॉमी पे अफेक्ट करने वाला सबसे बड़ा बदलाव जो हुआ वो था यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी है। अति प्रगत मिक्स्ड इकोनॉमी उसे कहा जाता है। नॉमिनल जीडीपी में अमेरिकन इकोनॉमी की साइज $30 ट्रिलियन इतनी बड़ी है। अमेरिकन चलन डॉलर पूरी दुनिया का चलन है। पूरी दुनिया में जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है उसका करीब करीब 54% ट्रेडिंग ये डॉलर टर्म में होता है। दुनिया के अनेकों देशों में से 58% से ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व डॉलर में किए गए हैं। डॉलर दुनिया का सबसे पसंदीदा, सबसे ज़्यादा उपयोग में आने वाला चलन होता है। अमेरिका सबसे बड़ा इंपोर्टर देश है। वैसे ही अमेरिका दुनिया का दूसरे नंबर का एक्सपोर्ट करने वाला भी देश है। दुनिया के सबसे बड़ा तेल उत्पादक देश भी अमेरिका ही है। और अमेरिका में जो भी इंडस्ट्रियल मैन्युफैक्चरिंग होता है वो पूरी दुनिया से 1/5 से ज़्यादा, 20% से ज़्यादा होता है। दूसरी जागतिक युद्ध के बाद, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिकन अर्थव्यवस्था बहुत ही अच्छी तरह से विकसित हो रही है। अमेरिका में बेरोजगारी भी कम है, अमेरिका में महंगाई भी कम है। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद अमेरिका में प्रोडक्टिविटी और टेक्नोलॉजी इसमें काफ़ी कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं। अमेरिका में ट्रांसपोर्टेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा भी बहुत अच्छी है। आपको याद होगा एक पुराने अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा था कि अमेरिका में सड़कें अच्छी है इसलिए अमेरिका प्रगत है, और वो सही बात है। अमेरिका में नैसर्गिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज की भी कोई कमी नहीं है। दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति लोग अमेरिका में रहते हैं और दुनिया के सबसे ज़्यादा नोबेल प्राइज़ विनर्स भी अमेरिका में हैं। 2024 साल अमेरिका इकोनॉमी के लिए बहुत ही अच्छा रहा। कोविड के बाद अमेरिकन इकोनॉमी बहुत ही बढ़िया तरीके से विस्तारित हुई है। फेडरल रिजर्व में अमेरिका में ब्याज दरों में काफ़ी बढ़ोतरी की है, लेकिन फिर भी 2024 में अपेक्षा से ज़्यादा कंज्यूमर कंजम्पशन रहा। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट भी रिकॉर्ड लेवल पे रही। बेरोजगारी अभी भी कम होती जा रही है। दिसंबर 24 के जो आंकड़े प्रस्तुत हुए उसमें अमेरिका में बेरोजगारी में, अनएम्प्लॉयमेंट में काफ़ी कमी आई हुई है। अमेरिका में रियल एजेस ये अभी भी प्री पेंडेमिक लेवल पे पहुंच गए हैं। 2022-23 के बाद अमेरिका में रिसेशन आएगी ऐसे काफ़ी अर्थतज्ञों का मत था, और अमेरिका में रिसेशन आई तो उसका परिणाम पूरी दुनिया में रिसेशन आने तक हो सकता है, इस तरीके से आकांक्षा व्यक्त की जा रही थी। लेकिन अमेरिका में रिसेशन नहीं आई। 2024 साल अमेरिका के लिए बहुत ही अच्छा आर्थिक प्रगति का साल प्रस्तुत हुआ। उसके बाद दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण घटना अमेरिका में पिछले साल घटी वो थी अमेरिकन अध्यक्ष की इलेक्शन। अमेरिकन प्रेसिडेंट के इलेक्शन नवंबर 2024 में संपन्न हुए और उसमें डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के 47वें प्रेसिडेंट बने। 14 जून 1946 को पैदा हुए डोनाल्ड ट्रंप की आज की आयु 78 साल की है। उन्होंने इकोनॉमिक्स में
पदवी प्राप्त की है। उनको उनके पिताजी से रियल एस्टेट का बिजनेस मिला था, लेकिन वो टीवी और मीडिया पर्सनालिटी भी बहुत बढ़िया है और अभी वो पॉलिटिशियन है। 2017 से 2021 तक वो अमेरिका के 45th प्रेसिडेंट थे। उस 4 साल में भी अमेरिका की इकोनॉमी की ग्रोथ बहुत ही अच्छा रही थी। उस 4 साल के कार्यकाल में भी उन्होंने अमेरिका में जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स थे उन पे बैन लगाया था। उस 4 साल के कार्यकाल में डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में टैक्सों में काफ़ी कपात की थी और उसी 4 साल के कार्यकाल में अमेरिका ने चाइना से भी पंगा लिया था। ये सब 2017 से 2021 के दरमियान हुआ, फिर भी अमेरिकन व्यवस्था उस 4 साल में काफ़ी अच्छी तरह से विकसित हुई थी। जो इलेक्शन प्रेसिडेंट का हुआ उसमें उनका घोषणा था अमेरिका फर्स्ट, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। अमेरिका में राष्ट्रवादी करके उनकी प्रतिमा है, लेकिन उन पे 4000 से ज़्यादा लीगल केसेस भी हुए हैं और उनकी कंपनियों ने कम से कम 6 बार अमेरिका में इंसॉल्वेंसी एप्लीकेशन भी सबमिट की हुई है। ऐसे डोनाल्ड ट्रंप ने अपने इलेक्शन के दरमियान कुछ घोषणाएं की थी कि जो पूरी दुनिया में इकोनॉमी की तरफ से काफ़ी कुछ चर्चा में रही। पहली घोषणा थी कि टैरिफ बढ़ाने की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि अगर मैं चुन के आ जाऊं तो अमेरिका जिस देशों से वस्तुएं आयात करती है, जिसमें चीन है, मैक्सिको है, कनाडा है, ऐसे देशों से आयात की हुई चीज़ों पे हम टैक्स बढ़ा देंगे। उन्होंने ब्रिक्स समूह के देशों को भी चेतावनी दी थी कि अगर वो डॉलर की बजाय कोई और चलन यूज़ करने का सोचे भी तो उन देशों से हुए आयात के माल पे भी वो टैरिफ बढ़ा देंगे। चुन के आने के बाद उन्होंने पिछले हफ्ते ऐसी कुछ घोषणाएं भी की। स्वाभाविक था कि पूरी दुनिया में इन देशों से प्रतिवाद भी हुआ। चाइना, मैक्सिको, कनाडा, इन्होंने भी अमेरिका से इंपोर्ट करने वाली वस्तुओं पे टैक्सेस बढ़ा दी है। लेकिन ऐसा सोचा जाता है कि ये जो टैरिफ वॉर है ये इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अमेरिका भी नहीं चाहेगा कि इन सब देशों से इकोनॉमी के बारे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में वो और कुछ झगड़ा मोल ले। दूसरी बड़ी घोषणा उन्होंने इलेक्शन के टाइम पे की थी कि अमेरिका में फेडरल टैक्सेस में काफ़ी कमी की जाएगी। वहाँ पे कंपनी या इंडिविजुअल टैक्स पेयर जो टैक्स भरते हैं उसमें काफ़ी कमी की जाएगी। ये सोचा जा रहा है कि जो टैक्स कट्स डोनाल्ड ट्रंप प्रपोज करने वाले हैं वो करीबन 8 से 10 ट्रिलियन डॉलर के होंगे। टैक्सेस कम होने के कारण वहाँ के कंपनी और वहाँ के लोगों के पास खर्च करने के लिए ज़्यादा निधि उपलब्ध होगा, जिससे वो कंजम्पशन के लिए खर्चा करेंगे, इन्वेस्टमेंट की जाएगी, अमेरिकन इकोनॉमी में डिमांड बढ़ेगी और अमेरिकन जीडीपी की ग्रोथ हो जाएगी। लेकिन इसका परिणाम ये भी हो सकता है कि बहुत ही छोटे काल में वस्तुओं की डिमांड बढ़ने से अमेरिका में इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा, अमेरिका में इंटरेस्ट रेट भी बढ़ सकते हैं और अमेरिकन गवर्नमेंट पे जो लोन है वो लोन भी बढ़ सकता है। दिसंबर 2024 में अमेरिकन सरकार पे जीडीपी के 120% लोन था और ये लोन और बढ़ाना शायद डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं चाहेंगे। तीसरी उन्होंने बड़ी घोषणा की थी, वो थी डीरेगुलेशन और इमिग्रेशन रिस्ट्रिक्शन की। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि क्रिप्टो करेंसी पे जो भी निर्बंध है वो हम हटा देंगे। इन्वायरमेंट निर्बंधों के कारण, पर्यावरणीय निर्बंधों के कारण अमेरिका में कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने में की दिक्कत आती है, हम वो भी हटा देंगे। फाइनेंशियल सेक्टर में जो भी सुधार आवश्यक है वो हम कर लेंगे और जुडिशियल स्ट्रक्चर में भी कुछ बदलाव करेंगे। अगर ये सब रिफॉर्म्स अमेरिका में होते हैं तो शायद अमेरिकन इकोनॉमी को उसको बहुत ही अच्छा फ़ायदा हो जाएगा और पिछले साल से इस साल भी अमेरिकन इकोनॉमी अच्छी दरों से बढ़ने की संभावना है। ऐसा कहा जाता है कि आज की स्थिति में अमेरिका में 1,10,00,000 इल्लीगल इमिग्रेंट्स हैं जो बिना परमिशन के अमेरिका में घुस के वहाँ पे रह रही है। लेकिन ये सब इल्लीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका में लो वेजेस का काम करते हैं। अमेरिका में प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन
सप्लाई चेन्स में इन लोगों कार्यरत है। अगर बहुत ही बड़ी संख्या में इन लोगों को अमेरिका से हटाया जाए तो अमेरिकन बिजनेस वर्ल्ड को इस तरह से चिंता है कि इसका परिणाम अमेरिका के प्रोडक्शन और सप्लाई चेन्स पे हो सकता है। मेरे हिसाब से ये जो तीनों ही घोषणा है ये इलेक्शन के टाइम इलेक्शन जीतने के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने की है, लेकिन इन तीनों ही अनाउंसमेंट पे वो काफ़ी सोचेंगे और इसके जो दुष्परिणाम अमेरिकन इकोनॉमी में हो सकते हैं वो ना हो उसका भी वो कुछ ना कुछ उपाय सोच लेंगे। जुलाई 2024 के बाद इंडियन इकोनॉमी में जीडीपी ग्रोथ भी काफ़ी कम हुआ है। सन 2023-24 में भारतीय अर्थव्यवस्था जीडीपी ग्रोथ 8.2% था। जुलाई से सितंबर 2024 में जो तिमाही हुई उसमें इंडियन जीडीपी ग्रोथ 5.4% आ गया और अनुमान है कि चालू साल का पूरे साल का जीडीपी ग्रोथ 6.3 से लेकर 6.6% तक ही सीमित रह जाएगा। इंडियन जीडीपी ग्रोथ कम होने के कुछ कारण हैं। इस साल केंद्र सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर करीब 90,000 करोड़ से कम हुआ है। पिछले साल पहले तिमाही में इलेक्शंस थे, उसके बाद नई सरकार स्थापित हुई। हो सकता है कि इसकी वजह से कैपिटल एक्सपेंस पूरा करने में सरकार को कुछ दिक्कतें आई होंगी। पिछले साल मानसून ने भी अपने देश में कई जगह पे डिस्टर्बेंस खड़े किए, उसका भी परिणाम हो सकता है कि इंडियन जीडीपी कम हो गया हो। लेकिन इंडियन जीडीपी कम होने का और एक कारण है, वो है प्राइवेट एक्सपेंडिचर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट में कम होना। जीडीपी के 4 घटक होते हैं, या जीडीपी ये इस तरह से कहे कि 4 फिगर्स की टोटल जीडीपी होती है। उसमें पहली फिगर होती है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये जीडीपी की पहली टोटल होती है। दूसरी अमाउंट होती है प्राइवेट लोगों ने किया हुआ खर्चा, प्राइवेट कंजम्पशन। तीसरी फिगर होती है प्राइवेट बिजनेसों से किया गया इन्वेस्टमेंट, और चौथी फिगर होती है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट में का फर्क। इन 4 अमाउंट्स की टोटल उस देश का जीडीपी कहा जाता है। या इस तरह से कहे कि 1 जनवरी से 31 मार्च के 12 महीने में पूरे साल में अपने देश में जितनी भी चीज़ें बनती है, बेचती जाती है, उन सब की टोटल यानी इस देश का जीडीपी। जीडीपी यानी उस देश का टर्नओवर, उस देश के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में जो सेल्स होता है वो होता है उस देश का जीडीपी। और पिछले साल इस जीडीपी के पूरे चारों टोटल में से प्राइवेट एक्सपेंडिचर और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनमें कुछ बढ़ोतरी ना होने के कारण जीडीपी का वृद्धि दर, ग्रोथ रेट पिछले साल में कम हुआ गया। लेकिन फिर भी अपने देश की अर्थव्यवस्था दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। अभी भी कृषि और सेवा क्षेत्र की ग्रोथ बहुत ही अच्छी है। फिस्कल डेफिसिट, वित्तीय टूट इस साल जीडीपी के 4.8% से कम होने की आशा है। फिस्कल डेफिसिट इसका मतलब होता है गवर्नमेंट के टोटल रिसीट्स और टोटल एक्सपेंसेस इनमें का डिफरेंस। गवर्नमेंट टैक्सेस और बाकी जगहों से इनकम कमाती है और कई चीज़ों पे वो खर्चा करती है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि गवर्नमेंट का टोटल रिसीट्स टोटल एक्सपेंसेस से कम होता है, टोटल एक्सपेंसेस ज़्यादा होते हैं और इसलिए गवर्नमेंट को डेफिसिट आता है। हम लोग इनकम से ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकते, लेकिन गवर्नमेंट इनकम से ज़्यादा खर्चा कर सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट पैसा बना सकता है, मनी क्रिएट कर सकता है, और ये जो खर्चा इनकम से ज़्यादा होता है उसे कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। और ये फिस्कल डेफिसिट गवर्नमेंट मार्केट से लोन उठा के, बोरोइंग करके पूरा करती। अगर गवर्नमेंट का ये फिस्कल डेफिसिट बहुत बढ़ गया तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट मार्केट से ज़्यादा पैसा बोरो करेगी। अगर गवर्नमेंट ज़्यादा लोन उठाने लगी तो फिर प्राइवेट सेक्टर को लोन उठाने के लिए, लोन लेने के लिए फंड्स कम पड़ेंगे। इसका परिणाम होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे। इंटरेस्ट रेट बढ़ना शुरू हो गए तो देश में इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन बढ़ना शुरू हो गया तो देश के सामान्य जनता को इसका
बुरा असर सहन करना पड़ता है। इसलिए फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल में रहना बहुत ही आवश्यक है और इस साल ये फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 4.8% से कम होने की पूरे आसार है। ये इंडियन इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छी बात है। इंडिया के बैंकिंग सेक्टर की भी स्थिति बहुत ही सुदृढ़ है। 3-4 साल पहले बैंकों में नॉन परफॉर्मिंग एसेट ग्रॉस एनपीए की परसेंटेज बहुत बढ़ गई थी, लेकिन अभी सितंबर 2024 में शेड्यूल कमर्शियल बैंकों का ग्रॉस एनपीए रेशियो 2.6% इतना कम हुआ है। बैंकों के पास पर्याप्त भांडवल उपलब्ध है। CRAR 16.7 है, जो कि 12% से ज़्यादा है। पिछले 3 साल से बैंकों के नफ़ा में भी बहुत बढ़ोतरी हुई है और इक्विटी और एसेट्स का उनका रिटर्न भी अच्छी स्थिति में है। ये इसका मतलब यह है कि आने वाले कालावधि में इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ को सपोर्ट करने के लिए बैंकिंग क्षेत्र में क्रेडिट बढ़ाने की पूरी क्षमता है। लेकिन इसके बावजूद भी सितंबर 2024 से फरवरी 2025 तक इंडियन इकोनॉमी में 3 बड़ी चीज़ें ऐसे हुई कि जिसका परिणाम इंडियन इकोनॉमी में बहुत बड़ा हुआ। उसमें से पहली चीज़ जो अभी मैंने आपको बताई कि जीडीपी की ग्रोथ कम हो गई थी। दूसरी चीज़ हुई कि इंडियन रुपीस की वैल्यू सितंबर 2024 से लगातार घट रही है, या ये कहो कि पूरे 2024 साल में इंडियन रुपीस की वैल्यू घटती जा रही है। किसी भी देश के करेंसी की वैल्यू काफ़ी कुछ चीज़ों पे डिपेंड करती है, जैसे उस देश में फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है, उस देश में महंगाई का दर क्या है, इन्फ्लेशन रेट क्या है, उस देश में इंटरेस्ट के रेट्स क्या है, उस देश की आयात और निर्यात में कितना फ़र्क है, आयात निर्यात से ज़्यादा है या निर्यात आयात से ज़्यादा है, उस देश के सरकार पे कितना कर्जा है, पब्लिक डेट कितना है, उस देश में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कितनी है, और इसके बाद भी अगर उस देश के बारे में कुछ गलत स्पेकुलेशन है, गलत अफवाहें फैल रही है, तो इन सब का परिणाम उस देश के करेंसी के वैल्यू पे होता है। आज अगर हम रुपीस की वैल्यू डॉलर के प्रति देखें तो 1 जनवरी 2026 को 83.226 रुपीस पर डॉलर ये रुपीस की वैल्यू थी, और 1 अक्टूबर 2024 को ये वैल्यू थोड़ी सी घटकर 83.821 रुपीस पर डॉलर थी। लेकिन 1 अक्टूबर के बाद 31 जनवरी 2025 को रुपीस की वैल्यू 86 रुपीस से ज़्यादा, 87 रुपीस से भी ज़्यादा पर डॉलर तक घट गई है। ये जो जनवरी 2024 से जनवरी 2025 की रुपीस की वैल्यू में कमती हुई है, ये 4% से ज़्यादा है। लेकिन दुनिया में केवल इंडियन रुपीस की वैल्यू कम हुई है ऐसा नहीं है। डॉलर के प्रति दुनिया के बाकी सभी देशों के करेंसी की वैल्यू कम हुई है। जापान, उनके येन की वैल्यू इस दौरान 11% से ज़्यादा कम हुई है। लेकिन छोड़िए जापान को, जापान बहुत ही डेवलप्ड इकोनॉमी है। लेकिन इंडियन इकोनॉमीज के साइज में आने वाले ब्राज़ील, उनकी करेंसी की वैल्यू 27% घटी है। मैक्सिको, उनकी करेंसी की वैल्यू 22% घटी है। ऐसा नहीं कि केवल रुपीस की वैल्यू घटी है, पूरी दुनिया के बाकी देशों की करेंसी की वैल्यू भी डॉलर के प्रति घटी है। और इसलिए ये कहा जा रहा है कि रुपया कम नहीं हुआ, डॉलर स्ट्रांग हो गया है। एक तरीके से ये सही भी बात है, लेकिन इसका महत्वपूर्ण कारण अमेरिकन इकोनॉमी में आई हुई सुधार है। 2024 में इंडियन इकोनॉमी की तुलना में अमेरिकन इकोनॉमी की ग्रोथ अच्छी रही। अमेरिकन इकोनॉमी 2.8% से बढ़ी है, जो कि उनकी इकोनॉमी के पहले हुए ग्रोथ रेट से काफ़ी अच्छा है। अमेरिकन इकोनॉमी में इन्फ्लेशन अभी भी काफ़ी ऊपर के स्तर पर है, और अमेरिकन इकोनॉमी की मध्यवर्ती बैंक फेडरल रिजर्व ने अभी भी ब्याज दरों में कम नहीं किया है, और इसके कारण डॉलर स्ट्रांग हो रहा है। डॉलर स्ट्रांग जब होता है तो पूरी दुनिया से कैपिटल अमेरिका की तरफ बहता है, ये यूँ कहे कि अमेरिका की तरफ मुड़ जाता है। पूरी दुनिया से कैपिटल अमेरिका की तरफ आने के कारण
डॉलर स्ट्रांग हो रहा है, अन्य देशों की करेंसी वीक हो रही है। इसका परिणाम अन्य देशों की इकोनॉमी पे भी होता है। जो देश बड़ी मात्रा में इंपोर्ट पे डिपेंडेंट है, उनको ये इंपोर्ट का बिल बढ़ जाता है और उसके परिणाम उनकी देश की अर्थव्यवस्था पे होता है। हमारे देश का अगर सोचे तो हमारे देश में लागत से कम 85% ऑयल हम लोग इंपोर्ट करते हैं। इसलिए स्ट्रांग डॉलर का एक परिणाम ये भी है कि देश का ऑयल बिल, इंपोर्टेड ऑयल बिल बढ़ गया है और इसका परिणाम देश की महंगाई कम ना होने पे हो रहा है। दूसरी बात होती है कि जो देशों में फॉरेन डेट, फॉरेन लोन काफ़ी मात्रा में है, उनको वो डेट डॉलर में वापस करना होता है। उनकी देश की करेंसी अगर कम हो जाए, डॉलर स्ट्रांग हो जाए, तो ये लोन रिपेमेंट में उनको दिक्कतें आ सकती है। इंडिया में ऐसी कोई सीरियस बात नहीं है, लेकिन फिर भी स्ट्रांग डॉलर का परिणाम इंडियन इकोनॉमी में होता है। क्या ये डॉलर स्ट्रांग ऐसे ही होते रहेगा? मेरे विचार से नहीं, क्योंकि अमेरिका में भी उनका फिस्कल डेफिसिट जीडीपी के 4.2 लेवल पे दिसंबर 2024 में पहुंचा। तो अमेरिका को भी उनका एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए डॉलर स्ट्रांग होना अच्छी बात नहीं है। और कुछ ही दिनों पहले ट्रम्प ने भी ये कहा है कि उनके फेडरल रिजर्व ने अभी ब्याज दरों में कम करना चाहिए। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि कुछ हफ्ते के बाद या 1-2 महीने के बाद डॉलर स्ट्रांग होने का ये प्रेशर कम हो जाएगा। लेकिन फिर भी मेरे अंदाज से अगले 2 या 3 महीने में डॉलर 92 या 93 रुपीस तक वैल्यू में बढ़ सकता है। तीसरी बात जो हमारी इंडियन इकोनॉमी में जुलाई 2024 से फरवरी 2025 तक हुई, वो था स्टॉक मार्केट कम होना। दुनिया में इंडियन स्टॉक मार्केट एक जाना माना और पुराना स्टॉक मार्केट है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इज द वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंजेस इन द वर्ल्ड। दिसंबर 2024 को अपने देश में 13 करोड़ से भी ज़्यादा इन्वेस्टर थे और 18.5 करोड़ डीमैट अकाउंट थे। अप्रैल से दिसंबर 2024 के कालावधि में अपने देश में 259 आईपीओज आए और उन्होंने 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा की राशि मार्केट से खड़ी की है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 27 सितंबर 2024 को 85,978 इस हाईएस्ट लेवल पे पहुंचा था और अभी 3 फरवरी 2025 को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 77,187 तक क्लोज हुआ। पीक से लेके 3 फरवरी तक क्लोज होने की सेंसेक्स की घटी 10% थी, 10% डिप्रिसिएशन था। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि अक्टूबर 2024 से जो फॉरेन इन्वेस्टर्स से उन्होंने अपना पैसा, अपनी इन्वेस्टमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट से निकालना शुरू कर दिया था। केवल अक्टूबर 2024 के 1 महीने में $11 बिलियन से ज़्यादा फॉरेन इन्वेस्टमेंट अपने देश से, अपने देश के स्टॉक एक्सचेंज से निकल गई थी। ये भी बड़ा कारण है। इंडियन जीडीपी ग्रोथ कम हुई, यही एक कारण है। इन्फ्लेशन अभी इंडिया में कम नहीं हुआ, ये भी उसका कारण है। कुछ इन्वेस्टर को ऐसा लगता है कि इंडियन कंपनीज की वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इसलिए भी मार्केट में करेक्शन आना आवश्यक था और वो वैसा ही करेक्शन आया हुआ है। हो सकता है कि 4 नवंबर 2024 को अमेरिका में चुनाव होने वाले थे, तो अक्टूबर 2024 चुनाव के 1 महीना पहले ही वहाँ के इन्वेस्टर को शायद ये अंदाज़ा आ गया था कि डोनाल्ड ट्रंप चुन के आने वाले हैं और उनकी इलेक्शन के अनाउंसमेंट की वजह से डॉलर और स्ट्रॉन्ग होना है, इसलिए शायद उन्होंने इमर्जिंग मार्केट से अपनी इन्वेस्टमेंट निकालना शुरू कर दिया था। लेकिन कुछ भी हो जाए, इंडियन मार्केट पे उसका असर हुआ है। इन 3 चीज़ों के कारण 1 फरवरी 2025 को जब संसद में बजट पेश करना था, तो फाइनेंस मिनिस्टर के पास कुछ एक्सपेक्टेशंस थी। ऐसा कहा जा रहा था कि जीडीपी ग्रोथ बढ़ाने के लिए प्राइवेट कंजम्पशन और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इस बजट में बढ़ावा मिलना चाहिए। ये भी अपेक्षा कर दी जाती थी कि इसके बावजूद भी
गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट 2025-26 या अगले साल में 4.5% से कम होना चाहिए। फिस्कल डेफिसिट ना बढ़ाते हुए इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट देने की एक तरह से कहा जाए तो डिफिकल्ट टास्क फाइनेंस मिनिस्टर के सामने था। अपने देश में इन्वेस्टमेंट, पर्टिकुलरली फॉरेन इन्वेस्टमेंट बढ़े, इसके लिए भी गवर्नमेंट ने कुछ अनाउंसमेंट करना अपेक्षित था। और बेरोजगार की समस्या को जूझने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए इस देश के जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट स्किल देने की बात गवर्नमेंट ने करनी चाहिए। इन सब अपेक्षाओं के पश्चात फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी को अपना बजट सादर किया। 2047 तक विकसित भारत बनाने की हमारी सबकी इच्छा है और ये विकसित भारत बनाने के लिए अगले साल 4 ग्रोथ इंजन पे भर दिया जाएगा, ऐसे अर्थ मंत्री ने फाइनेंस मिनिस्टर में कहा। ये 4 ग्रोथ इंजन थे: कृषि क्षेत्र, एग्रीकल्चर, लघु और मध्यम उद्योग, मीडियम एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज, इन्वेस्टमेंट, और चौथा ग्रोथ इंजन था रिफॉर्म्स। एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट्स एंड रिफॉर्म्स, इन 4 ग्रोथ इंजन पे अगले साल काम किया जाएगा, ऐसे फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट में कहा था। चलो, इस चारों ग्रोथ इंजन के बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में क्या क्या अनाउंसमेंट किए, इसकी थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लें। बजट में एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने पहली अनाउंसमेंट की, प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि देश के 100 डिस्ट्रिक्ट, 100 ज़िले ऐसे आइडेंटिफाई किए जाएंगे जहां पे एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी काफ़ी कम है और इस ज़िलों में प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए इस योजना के अंतर्गत काम किया जाएगा, जिसमें उन ज़िलों में एग्रीकल्चर की उत्पादकता बढ़ाना, उन ज़िलों में जो फसल उगाई जाती है उसमें डाइवर्सिफिकेशन लाना, फसल तैयार होने के बाद स्टोरेज की व्यवस्था करना, वहाँ पे इरिगेशन सिस्टम में सुधार लाना और उस ज़िलों में कृषि क्षेत्र के लिए, लघु और मध्यम कर्जों के लिए, लोन्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फंड्स उपलब्ध करना। इन 5 मुद्दों पे 100 डिस्ट्रिक्ट पे काम किया जाएगा, जिसका फ़ायदा 1,70,00,000 कृषि क्षेत्र में काम करने वाले छोटे बड़े किसानों को मिलेगा। दूसरी बड़ी अनाउंसमेंट हुई रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेसिलियंस प्रोग्राम। ग्रामीण क्षेत्र में अगर आर्थिक विकास करना है तो ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने पड़ेंगे और इस रोजगार बढ़ाने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में कौशल्य प्रदान करना, ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार निर्मित के संसाधनों में इन्वेस्टमेंट करना और उसके लिए नई तकनीक, टेक्नोलॉजी का वापर करना, इन तीनों पे काम किया जाएगा। इसका फ़ायदा ग्रामीण विभागों में जो भी महिलाएं हैं, युवक है या छोटे किसान है या गरीबी रेखा के नीचे आने वाले सभी फैमिलीज़ को इसमें कवर किया जाएगा और ये भी प्रोग्राम देश के 100 ज़िलों में, 100 डिस्ट्रिक्ट में अगले साल में किया जाएगा। कृषि क्षेत्र के लिए और एक घोषणा हुई, मखाना बोर्ड। हमें सबको मालूम है कि मखाना ये बहुत ही न्यूट्रिशियस फूड है। पूरे देश में जितना भी मखाना का प्रोडक्शन होता है उससे 85 से 90% मखाना का उत्पादन केवल बिहार राज्य में होता है। इसलिए बिहार में इस मखाना बोर्ड की स्थापना की जाएगी। ये मखाना बोर्ड बिहार क्षेत्र के किसानों को मदद करेगा मखाना की उत्पादकता बढ़ाने में, मखाना का प्रोसेसिंग करने में, मखाना में और क्या वैल्यू एडिशन किया जाता है इस पे काम होगा और मखाना का ब्रांडिंग, मार्केटिंग करके देश और विदेश में मखाना का बेचना, इस विषय में ये मखाना बोर्ड काम करेगा। वहाँ मखाना उत्पादन करने वाले जो भी किसान हैं उनको फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा संगठित किया जाएगा और ये मखाना आवश्यक तकनीकी सहायता और हैंड होल्डिंग सपोर्ट इनको देगा। मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी। अपने देश में कपास, कॉटन की उत्पादकता कम होने के कारण कई किसानों की आत्महत्याएं होती है। सरकार ने इस बारे में ये घोषणा की कि अगले 5 साल में
इस मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी के अंतर्गत देश में कपास की उत्पाद बढ़ाना, पर एकड़ यील्ड में वृद्धि करना और ज़्यादा से ज़्यादा लंबे धागे वाले कपास का उत्पादन करना, इस विषय पे काम होगा, जिसका फ़ायदा देश में कपास का उत्पादन भी बढ़ेगा और कपास उत्पादन करने वाले किसानों की आर्थिक वृद्धि भी होगी। आत्मनिर्भर फॉर पल्सेस, हमारे देश अभी भी पल्सेस के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं हुआ है। खपत की तुलना में हमारे देश में पल्सेस का उत्पादन कम होता है और इसलिए टाइम टू टाइम हमको पल्सेस बाहर देशों से आयात करनी पड़ती है। अर्थ मंत्री ने संसद में घोषणा की कि तूर, उड़द और मसूर, इन 3 महत्वपूर्ण पल्सेस के बारे में सरकार ने यह घोषणा की कि अगले 4 साल में हमारे देश में किसान जितनी भी पल्सेस का उत्पादन करेंगे वो सब पल्सेस सरकार के द्वारा खरीदी की जाएगी। नाफेड और एनसीसीएफ, ये 2 संस्थाएं अगले 4 साल उत्पाद किया हुआ हर एक पल्सेस का दाना देश में खरीदी किया जाएगा। अगर बिक्री होने की गारंटी है तो अपेक्षा है कि किसानों पल्सेस का उत्पाद बढ़ाने में अपनी जी जान लगा देंगे और देश पल्सेस के बारे में आत्मनिर्भर की तरफ बढ़ेगा। और एक महत्वपूर्ण घोषणा हुई किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने की। किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा छोटे किसानों को इमरजेंसी में और शॉर्ट टर्म में लोन उपलब्ध होता है और ये इस लोन पे 4% दर से बहुत ही कम दरों पे ब्याज लगता है। ये जो कम दर में ब्याज लगने वाला कर्ज है, इसकी मर्यादा किसान क्रेडिट कार्ड के लिए 3 लाख से 5 लाख रुपए तक बढ़ाई गई। इसका फायदा छोटे किसानों को अपनी इमरजेंसी जरूरत के लिए, शॉर्ट टर्म जरूरतों के लिए उपयोग हो सकता है। कृषि क्षेत्र के बारे में बाद लघु और मध्यम उद्योग के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने 2 सबसे बड़ी घोषणाएं की। पहली उसमें घोषणा थी कि मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का जो क्लासिफिकेशन होता है, वर्गीकरण होता है, उसकी मर्यादाओं में वृद्धि करेगी। जैसे कि माइक्रो एंटरप्राइजेस के लिए प्लांट और मशीनरी में होने वाली इन्वेस्टमेंट की लिमिट 1 करोड़ थी, वो 2.5 करोड़ तक बढ़ाई जाएगी और टर्नओवर की लिमिट 5 करोड़ से 10 करोड़ तक बढ़ाई जाएगी। जो स्मॉल एंटरप्राइजेस है उनके लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट 10 करोड़ से 25 करोड़ और टर्नओवर की लिमिट 50 करोड़ से 100 करोड़ तक बढ़ाई जाएगी। और जो मीडियम एंटरप्राइजेस है उनकी इन्वेस्टमेंट की मर्यादा 50 करोड़ से 125 करोड़, 125 करोड़ और टर्नओवर की मर्यादा 250 करोड़ से 500 करोड़ तक बढ़ाई जाएगी। ये मर्यादा दुगनी या दुगनी से ज़्यादा बढ़ाई जाने की वजह से काफ़ी कुछ और नए यूनिट्स इस क्लासिफिकेशन में आ जाएंगे। जो अब ये इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर की मर्यादा से बड़े हैं, वो मीडियम, स्मॉल और माइक्रो एंटरप्राइजेस में नहीं आते हैं, वो अभी इस वृद्धि के बाद इनमें समाविष्ट हो जाएंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा? पहला फ़ायदा होगा कि स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस को दिए जाने वाले ऋण बैंकों के लिए प्रायोरिटी सेक्टर के ऋण होते हैं और इसलिए वो सस्ते और आसानी से मिलते भी है। अब सस्ते और आसानी से मिलने वाले एमएसएमई लोन का फ़ायदा और ज़्यादा संख्या में एमएसएमई को मिल पाएगा। दूसरा बेनिफिट होता है सब्सिडी का। अपने देश में अनेक स्टेट्स में इंडस्ट्रियल सब्सिडी है, जो सब्सिडी मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस को मिलती है। अभी इसका भी फ़ायदा और ज़्यादा संख्या में एमएसएमई को मिलेगा। तीसरा उसका फ़ायदा है, आप सभी को पता है कि एमएसएमई एक्ट में एक प्रावधान है, जिस प्रावधान से अगर एमएसएमई यूनिट ने किसी को अपना माल बेचा है तो वो पैसा 45 डेज़ के अंदर एमएसएमई को पे करना हर एक के लिए बंधनकारक है। अगर एमएसएमई का ड्यूज 45 डेज़ के अंदर पे नहीं होता है तो उस पे ब्याज देना पड़ेगा, या पिछली साल आयकर कायदा में जो बदलाव हुए हैं उस वजह से उस परचेसेस का डिडक्शन वो परचेस करने वाले यूनिट को मिलेगा नहीं। इस वजह से एमएसएमईज के ड्यूज जल्दी टाइम पे रिकवर होने के लिए बहुत मदद मिलती है। अभी ये सुविधा और ज़्यादा संख्या में एमएसएमई को मिलेगी। चौथी जो बात एमएसएमई के लिए अच्छी हो गई कि गवर्नमेंट की ऐसी नीति है कि गवर्नमेंट की तरफ से होने वाली
खरीदी में से, परचेसेस में से 25% परचेसेस एमएसएमई से होनी चाहिए। और ये जो 25% परचेसेस एमएसएमई होना है, ये जो गवर्नमेंट का गारंटीड मार्केट है, इसका फायदा अभी ज़्यादा संख्या में एमएसएमई को मिलेगा। ज़्यादा संख्या में एमएसएमई यूनिट होने के कारण ये सब फायदे उनको मिल सकते हैं। लेकिन मेरे मन में एक आकांक्षा है कि एमएसएमई के तंबू में आज भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। अभी ये बड़े प्लेयर जो अभी तक एमएसएमई के मर्यादा के बड़े बाहर होते थे, अभी वो एमएसएमई में आ जाएंगे। तो क्या ये बड़े प्लेयर फिलहाल जो छोटे प्लेयर्स एमएसएमई में है, उनके हिस्से का बिजनेस ना खा जाए या उनके हिस्से में और कमी ना आ जाए? अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है। एमएसएमई के बारे में दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा हुई, वो है क्रेडिट गारंटी स्कीम में मर्यादाओं में वृद्धि। आप सबको पता है कि माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए कोलैटरल फ्री लोन देने की एक व्यवस्था है। क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस CGTMAC, इस व्यवस्था के कारण बैंकों के द्वारा मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस को कोलैटरल लिए बिना ऋण दिया जाता है, लोन दिया जाता है। अभी इस मर्यादा में भी वृद्धि कर दी गई। मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस में कोलैटरल फी लोन मिलने की मर्यादा जो आज 5 करोड़ तक है, वो 10 करोड़ तक बढ़ाई गई। अर्थमंत्री ने यह कहा, मर्यादा बढ़ाने के कारण अगले 5 साल में 1.5 करोड़ ऋण हम अदा करेंगे। सरप्लस के लिए कोलैटरल फी लोन की मर्यादा 10 करोड़ थी, वो 20 करोड़ हो गई। और इसके अलावा फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि 27 ऐसे फोकस्ड एरिया है जिसमें काम करने वाले स्टार्टअप के लिए इस कोलैटरल फी लोन पे जो गारंटी फी लगती है उसमें भी कम कर दी जाएगी। वेल मैनेज एक्सपोर्ट एमएसएमई जो है, जो एमएसएमई प्राधान्यता से निर्यात में काम करते हैं, जिनकी बड़ी मात्रा में निर्यात है, उनके लिए 20 करोड़ तक टर्म लोन देने की भी सुविधा इसमें दी गई। स्टार्टअप के लिए फंड्स ऑफ फंड्स की घोषणा हुई। फंड्स ऑफ फंड्स ये समझना थोड़ा जरूरी है। हमें सबको पता है कि स्टार्टअप में जो इन्वेस्टमेंट होती है एंजल इन्वेस्टर के द्वारा या वेंचर कैपिटल के द्वारा, ये बहुत ही रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है, जोखिम भरी इन्वेस्टमेंट होती है। और ये एंजल इन्वेस्टर या वेंचर कैपिटलिस्ट ऐसे ही स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं जहां उनको ये रिस्क समझ में आती है। लेकिन कई स्टार्टअप ऐसे होते हैं जो ये इन्वेस्टमेंट के लिए क्वालिफाई होते हैं, लेकिन उनमें इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाती। केंद्र सरकार ने 4 साल पहले स्टार्टअप के लिए पहला फंड ऑफ फंड्स बनाया था। ये फंड्स ऑफ फंड क्या करता है, उस टाइम में 10,000 करोड़ रुपये उसका प्रावधान था। तो ये फंड ऑफ फंड्स ऐसे स्टार्टअप्स में बहुत ही छोटी मात्रा में पहले इन्वेस्टमेंट करते हैं और सरकार की तरफ फंड ऑफ फंड्स में से इसमें इन्वेस्टमेंट होने के कारण एंजल और वेंचर इन्वेस्टर भी उस स्टार्टअप में इन्वेस्टमेंट करने के लिए राजी हो जाते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि जो हमारा फंड ऑफ फंड स्टार्टअप के लिए पहले बनाया था, उसमें 10,000 करोड़ का प्रावधान सरकार की तरफ किया गया था। उसमें एकूण 91,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है। और अभी ये स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स दूसरा बनाया जाएगा, इसमें भी 10,000 करोड़ का प्रावधान है और इससे स्टार्टअप्स में होने वाली इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी। न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी फाइनेंस मिनिस्टर ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। जो पहली बार एंटरप्रेन्योर हुए हैं, जिन्होंने पहली बार बिजनेस शुरू किया है, ऐसे महिला है और SC ST कैटेगरी के जो भी उद्योजक है, उनके लिए अगले 5 साल तक 2 करोड़ तक का लोन देने की व्यवस्था हम खड़ी करेंगे। फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा कि अगले 5 साल तक 2 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि फिलहाल आरंभिक कालावधि में शायद ये यंग एंटरप्रेन्योर्स को, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर्स को 2 करोड़ तक का लोन ना मिले, लेकिन कुछ ना कुछ लोन की प्रावधान उनमें हो जाएंगे और ये जो फर्स्ट टाइम वुमन SC ST एंटरप्रेन्योर्स है, उनको बिजनेस शुरू करने के लिए इसका बड़ा उपयोग हो सकता है। मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस हमारे इकोनॉमी के ग्रोथ इंजिन्स है। इनका एक्सपोर्ट में, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, एम्प्लॉयमेंट में 1/3 से ज़्यादा हिस्सा है और इसलिए अगर भारत का GDP बढ़ाना है, रोजगार की
संधियां उपलब्ध करना है तो एमएसएमई के लिए बूस्ट देना जरूरी था। इन दो अनाउंसमेंट के द्वारा फाइनेंस मिनिस्टर ने एमएसएमई के लिए उनकी उत्पादकता, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनकी आय बढ़ाने के लिए ये महत्वपूर्ण घोषणाएं की है। तीसरा ग्रोथ इंजन था इन्वेस्टमेंट या इंफ्रास्ट्रक्चर। इसके बारे में फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि एसेट मोनेटाइजेशन प्लान अगले 5 साल के लिए 2025 से 2030 तक हम निश्चित करने वाले हैं। एसेट मोनेटाइजेशन, इसका अर्थ यह है कि सरकार के पास कुछ ऐसी एसेट्स है जिससे इनकम कमाया जा सकता है, लेकिन ये एसेट सरकार आउटराइट बेचना नहीं चाहती। इसके बजाय ये एसेट्स सरकार प्राइवेट इन्वेस्टर को, प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स को भाड़े पे देंगी या यूज करने के लिए देगी, और उसके बदले में वो प्राइवेट इन्वेस्टर से वन टाइम अमाउंट ले लेगी। ऐसा समझिए कि एक सड़क बनाई है गवर्नमेंट ने 100 किलोमीटर की, उस पे अभी टोल नहीं लगा हुआ है, सरकार ने वो अपने खर्चे में से बढ़ा ली। अभी सरकार ने ये सोचा कि ये 100 किलोमीटर की जो सड़क बनाई है इसका एसेट मोनेटाइजेशन करना है, तो सरकार ये कर सकती है कि किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को ये ऑफर दे सकती है कि ये 100 किलोमीटर का जो रोड बना है इस पे टोल कलेक्ट करने का अधिकार हम आपको अगले 10 साल तक, 20 साल तक दे सकते हैं, और इसके बदले में आप हमको समझ लीजिए कि 100 करोड़ रुपए दे दीजिए। अगर ये प्रपोजल अट्रैक्टिव है तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट वन टाइम 100 करोड़ के इन्वेस्टमेंट के बदले में वो रोड पे अगले 10-20 साल के लिए टोल करने का अधिकार प्राप्त कर लेगा। इसे कहते हैं एसेट मोनेटाइजेशन। रोड्स है, पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, रेलवे मार्ग है, ऐसे अनेक एसेट्स है गवर्नमेंट के पास जिसका मोनेटाइजेशन हो सकता है। पिछला जो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम था 2021 से 2025 तक, उसमें उसका अनुभव गवर्नमेंट के लिए बहुत अच्छा था। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि अगले 5 साल के ये जो एसेट मोनेटाइजेशन प्रोग्राम हम बनाएंगे उसमें से अपेक्षा यह है कि 10 लाख करोड़ का निधि गवर्नमेंट को मिल जाए, और इस निधि से गवर्नमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण घोषणा हुई अर्बन चैलेंज फंड। 1 लाख करोड़ का प्रावधान इसमें किया गया। अर्बनाइजेशन बढ़ रहा है, शहर बढ़ रहे हैं, लेकिन शहर की ग्रोथ अपेक्षा के अनुरूप नहीं हो रही है। तो इन शहरों को ग्रोथ हब बनाने के लिए उनमें जो भी डेवलपमेंट बनानी है वो डेवलपमेंट इस तरह से बनानी है कि वो उसमें रहना आसान हो जाए, उसमें रहने ग्रोथ के लिए सपोर्टिव हो जाए। फिर उसमें वाटर है, सैनिटेशन है, इन सब की चीज़ों के लिए जो प्रोजेक्ट्स बनने हैं वो प्रोजेक्ट्स के लिए इस अर्बन चैलेंज फंड में से निधि उपलब्ध किया जाएगा। जो भी स्थानिक स्वराज्य संस्था है, लोकल बॉडीज़ है, उनको 25% ऑफ प्रोजेक्ट कॉस्ट इस फंड में से मिलेगा। जो बाकी बचा हुआ 75% रिक्वायरमेंट है वो एक तो वो लोकल बॉडीज़ बॉन्ड बेचे या फिर बैंक से लोन ले या फिर प्राइवेट इन्वेस्टमेंट उसमें शामिल कर दे, लेकिन इससे हमारे अर्बनाइजेशन के लिए, सिस्टमेटिक डेवलपमेंट के लिए बहुत बड़ी मदद मिल सकती है। और एक घोषणा हुई स्वामी फंड 2 की। स्वामी फंड, इसका मतलब है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मीडियम इनकम हाउसिंग। 5 साल पहले इसका पहला फंड सरकार ने चालू किया था। सरकार ने ये समझा, सरकार के ये ध्यान में आया कि रेरा की वजह से या फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज़ की वजह से देश में ऐसे कोई हाउसिंग प्रोजेक्ट्स है जिसमें वो बिल्डर वो हाउसिंग प्रोजेक्ट पूरी करना में असक्षम है। वो हाउसिंग प्रोजेक्ट आधे अधूरे बन के पड़े हैं, और इसलिए उस हाउसिंग प्रोजेक्ट में जिन्होंने अपने लिए घर बुक किया है उन सिटीजन्स के लिए हाउसिंग लोन का EMI भी चालू हो गया है, और घर ना मिलने के कारण वो किराए के घर में रह रहे, वो किराया भी उनको भरना पड़ रहा है। तो पहले फंड में सरकार ने ऐसे बिल्डर्स के लिए लोन उपलब्ध करना, फंड्स उपलब्ध करने का प्रयास किया था। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह कहा कि सन 2023-24 में ऐसे हमने 50,000 घर उन लोगों को सौंपे हैं। इस साल में 24-25 में और 40,000 घर हम वो लोगों को उसकी चाबियां दे देंगे, और ये स्वामी फंड 2 के अंतर्गत
इस साल 15,000 करोड़ का हम प्रावधान करते हैं और इससे हो सकता है कि अगले साल में 1 लाख घर हम कंस्ट्रक्शन पूरा करके उनके मालिकों को सौंप देंगे, ताकि वो जो फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज महसूस कर रहे हैं उसमें से उनकी छुट्टी हो जाए। इन्वेस्टमेंट के लिए फाइनेंस मिनिस्टर ने और एक महत्वपूर्ण अनाउंसमेंट की कि देश के टॉप 50 टूरिस्ट साइट्स हम डेवलप करेंगे। ये टूरिस्ट साइट्स डेवलपमेंट के जो प्रोग्राम है उसमें हम राज्यों को, स्टेट्स को भी शामिल कर देंगे। उन स्टेट से अपेक्षा है कि उन्होंने लैंड उपलब्ध करवाना है, ज़मीन उपलब्ध करवाना है उस टूरिस्ट स्पॉट्स के पास में जहाँ पे ये टूरिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा, होटल बनेगी, बाकी सब बनेगा। और इसके अलावा केंद्र सरकार के मार्फत उन टूरिस्ट स्पॉट्स के एरिया में रहने वाले युवा लोगों के लिए कौशल्य प्रदान किया जाएगा। टूरिज़्म में, हॉस्पिटैलिटी में, वहाँ पे जो होम स्टेज बनने हैं उनके लिए मुद्रा लोन उनको दिया जाएगा। उन टूरिस्ट सेंटर के लिए ट्रैवल और कनेक्टिविटी की सुविधा बढ़ाई जाएंगी। उन टूरिस्ट स्पॉट पे बाहर देशों से जो लोग आने वाले हैं, टूरिस्ट आने वाले हैं, उनके लिए ई वीज़ा या वीज़ा फ्री एंट्री का भी प्रावधान हो सकता है। और इसके अलावा वो टूरिस्ट स्पॉट्स में, टूरिस्ट सेंटर में स्टेट की वजह से जो मैनेजमेंट होनी है, जो क्लीनिंग सुविधाएं होनी है, वहाँ का जो ब्रांडिंग होना है, उसमें अगर स्टेट्स अच्छा परफॉर्म करते हैं तो उनके लिए फाइनेंशियल इंसेंटिव भी मिलेगी। अगर ये सब योजनाएं होती है तो 50 टॉप टूरिस्ट सेंटर अपने देश में बहुत ही अच्छी तरह से डेवलप हो जाएंगे, जिसका फ़ायदा उसके आजू बाजू के इकोनॉमी पे अच्छी तरह से हो सकता है। इस बजट में सबसे ज़्यादा घोषणाएं जिस बारे में हुई वो विषय था टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन। इसके बारे में इतनी घोषणाएं हुई कि अगर मैं ये कहूँ कि ये बजट टेक्नोलॉजी और डिजिटलाइजेशन बजट है तो कोई गलत नहीं होगा। फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि नेशनल सेंटर ऑफ एक्सलेंस फॉर स्किलिंग इस साल हम स्थापित कर देंगे। ऐसे 5 सेंटर 2025-26 में अपने देश में शुरू हो जाएंगे। ये सेंटर ऑफ एक्सलेंस के माध्यम से देश के 1000 ITIs और उसमें से शिक्षा लेने वाले अगले 5 साल में 20 लाख शिक्षार्थी, इनको फ़ायदा मिलेगा, उनके कौशल्य में वृद्धि होगी। और ये सब लोग 20 लाख शिक्षार्थी ये औद्योगिक यूनिट्स में काम करने के लिए शिक्षित हो जाएंगे ताकि उनका रोज़गार निश्चित हो जाए। ऐसे 5 सेंटर अगले साल में बनाए जाएंगे। सेंटर फॉर एक्सलेंस फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन द एजुकेशन, सरकार ये भी सोच रही है कि शिक्षा के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे हम उपयोग कर सकते हैं और जिससे शिक्षा का स्तर सुधर जाए, शिक्षा की क्वालिटी सुधर जाए। इसके लिए भी सेंटर ऑफ एक्सलेंस की स्थापना होगी। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन के द्वारा 2047 तक 2047 तक 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी न्यूक्लियर एनर्जी से निर्माण करने का निश्चय सरकार ने बना लिया है। इसके लिए स्मॉल और मॉड्यूलर रिएक्टर पे काम किया जाएगा। ये रिएक्टर बहुत छोटे होते हैं, बहुत कम जगह में बहुत जल्दी इनकी स्थापना की जा सकती है। और कुछ तो रिएक्टर में इतनी मॉडर्न टेक्नोलॉजी होती है कि जिसमें एक बार रिफ्यूलिंग किया जाए तो अगले 5, 10, 15, 20 साल तक रिफ्यूलिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो ऐसे स्मॉल और मीडियम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर 2033 तक 2033 तक कम से कम 5 रिएक्टर अपने देश में स्थापित किए जाएंगे और 2047 तक 100 गीगावाट इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन इस न्यूक्लियर एनर्जी से होगा। डीप टेक फंड ऑफ फंड्स की भी घोषणा हुई। जैसे मैंने बताया, फंड ऑफ फंड्स स्टार्टअप की इन्वेस्टमेंट के लिए होता है, लेकिन जो स्टार्टअप नई टेक्नोलॉजी में इन्वेस्टमेंट करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा, क्वांटम कंप्यूटिंग होगा या और ऐसी जो नई तकनीकें हैं, इसमें जो काम करते हैं स्टार्टअप, उसमें रिस्क और भी ज़्यादा है, तो उसके लिए फंड ऑफ फंड्स बनाया जाएगा। जीनी बैंक बनाई जाएगी जिसमें 10 लाख जर्म प्लाज्म लाइन्स होंगी। जर्म प्लाज्म इसका मतलब है प्लांट या एनिमल का ऐसा कोई भाग, ऐसा कोई टुकड़ा कि जो उनके ब्रीडिंग के लिए, रिसर्च के लिए या कंजर्वेशन के लिए जतन किया जाता है, संभाल के रखा जाता है। ऐसे 10 लाख प्लांट और एनिमल के समझ लो DNA या सैंपल्स हम लोग सेव कर लेंगे
किसके लिए? फ्यूचर फूड और न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी के लिए। आज जो भी हम अन्न धान्य खाते हैं, हो सकता है कि अगले 5-10 साल में उसमें काफ़ी कुछ बदलाव आ जाए, उसमें जेनेटिकली मॉडिफाइड धान्य उपलब्ध हो जाए और आज के धान्य शायद नष्ट हो जाए। ऐसा ना हो, इसके लिए ये जिनी बैंक स्थापन करने का निश्चय फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने बजट में किया था। ज्ञान भारत मिशन, हमारे जो मैन्युस्क्रिप्ट्स है, पुराने लेख पोथियां हैं, अभी वो बहुत ही जीर्ण हो चुकी है या उनका कोई कंजर्वेशन नहीं होता, ऐसे 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स डिजिटलाइज बनाई जाएंगी, जिसके लिए लाइब्रेरी, म्यूजियम या जिन प्राइवेट व्यक्तियों के पास ये मैन्युस्क्रिप्ट्स है, उनके पास रहकर उनको ये सहायता निधि दिया जाएगा, जिससे ये डिजिटलाइजेशन हो जाए और इसका अच्छी तरह से जतन हो जाए। नेशनल डिजिटल रिपॉजिटरी ऑफ इंडियन नॉलेज होगा, जो हमारा पारंपरिक ज्ञान है उसको सुरक्षित रखना, ये हमारी विरासत है, इसको सुरक्षित रखना हमारी जिम्मेदारी है, उसका भी कंजर्वेशन हो जाएगा। भारतीय भाषा पुस्तक योजना की भी घोषणा हुई। पूरे देश में अलग अलग भाषाओं में स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए या कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए, रिसर्चर के लिए जो किताबें बनी हैं, बुक्स बनी हैं, वो आसानी से उपलब्ध नहीं होती। इस योजना के अंतर्गत ऐसे सभी भाषाओं के सभी किताबों का डिजिटलाइजेशन किया जाएगा और एक जगह सब उपलब्ध की जाएगी। अटल टिंकरिंग लैब 50,000 सरकारी स्कूलों में बनाया जाएगा। ये साइंस लैब होंगी, जिसकी वजह से उन स्कूलों में जो शिक्षार्थी बच्चे पढ़ते हैं, उनमें ज्ञान के प्रति, विज्ञान के प्रति उत्सुकता जागरूक हो जाएंगी, इनोवेशन के प्रति उनके मन में इच्छा प्रकट हो जाएगी। आज जिस बच्चे का जन्म होता है 2047 विकसित भारत के साल में, वो 22 साल का युवक होता है। इसलिए अगले ये इस 2 दशक में ऐसे टिंकरिंग लैब के बजाय अपने बच्चों में विज्ञान के प्रति, इनोवेशन के प्रति और अच्छी उत्सुकता जगाना इस योजना का उद्देश्य है। रिफॉर्म ये चौथा ग्रोथ इंजन था, जिसका उल्लेख फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण में किया। रिफॉर्म्स के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण घोषणा हुई, फाइनेंस मिनिस्टर ने 1 फरवरी को ये कहा कि अगले ही हफ्ते हम संसद में नया इनकम टैक्स बिल इंट्रोड्यूस करने वाले हैं और ये हफ्ता अभी शुरू हो गया। ये नया इनकम टैक्स बिल इनकम टैक्स कानून को और आसान बनाएगा और सहज सरल बनाएगा। न्याय ये नए इनकम टैक्स कानून का बेसिस होगा। न्याय आधारित सभी कानून की प्रावधानें होंगी। नए कानून में पुराने कानून से 50% चैप्टर्स और शब्द कम हो जाएंगे, यानी कानून की जो व्याप्ति है वो कम हो जाएगी। एक और इंटरेस्टिंग बात फाइनेंस मिनिस्टर ने कही कि नए कानून पे हम विश्वास करते हैं, ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटिनी लेटर। ट्रस्ट फर्स्ट स्क्रूटिनी लेटर, इसका मतलब हम करदाताओं पे पहले विश्वास रखेंगे। करदाता बहुत ही ईमानदारी से उनका करपात्र रिटर्न दिखा रहे हैं, भर रहे हैं, ऐसा हम सोचेंगे और बाद में अगर हमारे ध्यान में कोई गलती आई तो फिर हम उसकी स्क्रूटिनी करेंगे, वरना हमारा करदाता पे भरोसा कायम रहेगा। टैक्स की सर्टेनिटी हो जाएगी, लिटिगेशंस भी कम होंगे। इन सब की बातें फाइनेंस मिनिस्टर ने अपने भाषण में की। होपफुली सही में अगर ऐसा कायदा कानून बन जाता है तो बहुत ही अच्छा होगा। करदाता के साथ साथ हमारे जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट लोगों के लिए भी इनकम टैक्स की प्रैक्टिस करना आसान हो जाएगा। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स में रिफॉर्म के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाएगी, ये भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। नॉन फाइनेंशियल सेक्टर्स में सरकारी इंस्पेक्शन, परमिशन, सर्टिफिकेशन, कंप्लायंसेस, ये काफ़ी कुछ बातें होती है जिसमें यहाँ पे ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस करने के लिए दिक्कतें पैदा होती है। तो ऐसे सब व्यापारी लोगों के लिए, उद्योजकों के लिए ये सब चीज़ें आसान की जाएंगी। ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमिक गवर्नेंस होगा, विश्वास पे आधारित सरकार का काम होगा, ऐसा भी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा। सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री बनाए जाएंगे। आज हम सब लोग अनुभव करते हैं कि हमारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, केवाईसी डॉक्यूमेंट हर जगह पे हमको देनी पड़ती है। 2025 साल में ही
फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि हम सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री स्थापित कर देंगे, जिसकी वजह से आपके पास कोई एक मैसेज, एक नंबर या एक चीज़ होंगी जो आप शेयर कर दो तो वो बैंक वाले को, वो सरकारी अधिकारी को अपनी केवाईसी मिल जाएंगी। हर जगह पे हमको अलग अलग केवाईसी डॉक्यूमेंट देने की ज़रूरत नहीं होगी। भारत ट्रेड नेट किया जाएगा। आप में से जो व्यापारी एक्सपोर्ट करते हैं उन्हें पता है कि हर एक्सपोर्ट कंसाइनमेंट के लिए हमें काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं। शिपिंग बिल है, बिल ऑफ लेडिंग है, वगैरह 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 वगैरह, और ये हर बार करना पड़ता है। सरकार ने ये कहा कि हम भारत ट्रेड नेट डिजिटलाइज पब्लिक प्लेटफॉर्म बना लेंगे, जिसमें से सभी डॉक्यूमेंटेशन एक्सपोर्ट के लिए आवश्यक जो होती है वो सब ऑनलाइन हो जाएंगी। इसके अलावा एक्सपोर्ट के लिए अगर कुछ फाइनेंस की ज़रूरत है तो उसको मिलने की प्रावधान भी वो भारत ट्रेड नेट में हो जाएगी। 4 ग्रोथ इंजन की बात फाइनेंस मिनिस्टर ने की थी। उन चारों ग्रोथ इंजन के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें अपने भाषण में फाइनेंस मिनिस्टर ने कही, लेकिन मैं हरदम विश्वास रखता हूँ पार्लियामेंट में फाइनेंस मिनिस्टर का भाषण ये संपूर्ण बजट नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर जो स्पीच पार्लियामेंट में देते हैं उसके अलावा गवर्नमेंट बजट के काफ़ी कुछ डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट में सबमिट होते हैं। बजट, इसका मतलब यह है कि सरकार अगले साल कर और इतर माध्यम से कितना पैसा कमाने वाले हैं और उस निधि का विनियोग किन चीज़ों पे किस तरह से होना है, इसका लेखा जोखा, इसका मतलब होता है बजट। और इसलिए केवल स्पीच की बात ना करते हुए उस बजट के साथ जो डॉक्यूमेंट्स पार्लियामेंट में सबमिट हुए उनके बारे में मालूमात कर लेना, ये भी बजट समझने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इन सभी डॉक्यूमेंट्स में से कुछ चुनी हुई फिगर्स मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं, जिससे हमें गवर्नमेंट का अगले साल पैसा इकट्ठा करने में और पैसा खर्च करने में क्या इरादा है, ये हमारे बात समझ में आ सकता है। जो स्क्रीन आपके सामने है उसमें पहला कॉलम सन 2023-24 की एक्चुअल फिगर्स है। दूसरे कॉलम में जो साल चल रहा है 24-25 का, इसका एस्टिमेट्स है। ये साल अभी तक खत्म नहीं हुआ, लेकिन 31 मार्च तक कितना खर्चा हो सकता है इसकी वो एस्टिमेट्स है। और जो आखिरी कॉलम है वो अगले साल 2025-26 के लिए बजट के प्रावधानों की फिगर्स है। सबसे पहले है टैक्स रेवेन्यू। आप देखोगे कि 24-25 साल के लिए टोटल करों से मिलने वाली आय 25,57,000 करोड़ की है और अगले साल टैक्स रेवेन्यू का अंदाजा 28,37,000 करोड़ से है। इसमें जो वृद्धि है वो वृद्धि का दर करीब करीब 11% का है। सरकार के करों के संकलन में जो वृद्धि होती है उसके 2 कारण होते हैं। टैक्स रेवेन्यू जो बढ़ता है उसके 2 कारण होते हैं। पहला, महंगाई। ऐसा समझिए कि किसी चीज की कीमत आज 100 रुपए है, जिस पे 10% टैक्स है, तो सरकार को 10 रुपए मिलेंगे। इसी चीज की अगले साल कीमत 110 रुपए हो गई 10% महंगाई से, तो गवर्नमेंट को 11 रुपए टैक्स मिलेगा। यानी गवर्नमेंट का टैक्स कलेक्शन 10 रुपए से 11 रुपए बढ़ गया। इसका कारण है कि वस्तु के दाम बढ़ गए, इन्फ्लेशन की वजह से हुआ। और दूसरा कारण होता है कि आज एक वस्तु बेची गई है, अगले साल हो सकता है कि 2 चीजें बेची जाए 100 रुपए पे 10% तो सरकार का टैक्स कलेक्शन बढ़ेगा। तो सरकार के टैक्स कलेक्शन बढ़ने के 2 कारण होते हैं, एक इन्फ्लेशन और दूसरा इंक्रीज इन प्रोडक्शन, इंक्रीज इन एफिशिएंसी या इंक्रीज इन सेल्स। ये जो 11% इंक्रीज अगले साल के टैक्स रेवेन्यू में बताई गई है, इसमें हो सकता है कि 5 या 60% इन्फ्लेशन हो। कितना, इतना इन्फ्लेशन तो सामान्य बात है। तो 11% में से 7% इन्फ्लेशन की वजह से टैक्स बढ़ेगा और बाकी 4% हो सकता है कि करदाता की संख्या बढ़ जाए या इकोनॉमी रियल टर्म्स में बढ़ जाए, इसके वजह से टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा। लेकिन ये टैक्स रेवेन्यू के थोड़ा सा और हम नीचे जाते हैं और इसके बारे में स्टडी करते हैं
तो उसमें से कोई इंटरेस्टिंग चीजें हमारे सामने आती है। इन टैक्स रेवेन्यू में इनकम टैक्स होता है और जीएसटी होता है। इनकम टैक्स में भी दो प्रकार है, कारपोरेशन टैक्स और अदर देन कारपोरेशन टैक्स। कंपनी जो टैक्स इनकम टैक्स भरती है उसे कारपोरेशन टैक्स कहते हैं, और कंपनी के अलावा जो करदाता होता है, जैसे वैयक्तिक करदाता होता है या पार्टनरशिप फर्म्स होती है, इनके द्वारा जो टैक्स भरा जाता है वो नॉन कारपोरेशन टैक्स है। ये नॉन कारपोरेशन इनकम टैक्स सन 24-25 के लिए 12,57,000 करोड़ था और अगले साल के लिए प्रस्तावित है 14,38,000 करोड़। इसका मतलब नॉन कॉरपोरेशन इनकम टैक्स में बढ़ोतरी है 1,45,000 करोड़। 1,45,000 करोड़ अमाउंट में अगले साल नॉन कंपनी से, इंडिविजुअल और पार्टनरशिप से इनकम टैक्स से सरकार को मिलने वाले हैं। अभी आपको याद होगा कि सबसे बड़ी घोषणा बजट में हुई कि 12 लाख रुपए तक के करपात्र आय पर इनकम टैक्स अगले साल नहीं लगेगा। 12 लाख तक जिनका टैक्स फ्री टैक्सेबल इनकम है उनको 1 रुपया भी इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा, और इस सुविधा के कारण सरकार का इनकम टैक्स का कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से कम होने वाला है। फाइनेंस मिनिस्टर ने यह बात अपने स्पीच में कही थी। अभी ये 1 लाख करोड़ रुपए का इंडिविजुअल इनकम टैक्स छोड़ने के बाद भी सरकार कह रही है कि अगले साल 1,45,000 करोड़ इनकम टैक्स में वृद्धि होगी। यानी अगर ये 12 लाख की छूट नहीं दी होती तो इनकम टैक्स में बढ़ोतरी 2,45,000 करोड़ की होती, जो कि इस साल के नॉन कॉरपोरेशन इनकम टैक्स के करीब करीब 20% है। मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा फिगर है। 1 लाख करोड़ की आयकर में छूट देने के बाद 1,35,000 करोड़ आयकर में वृद्धि अपेक्षित करना ये थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। मालूम नहीं फाइनेंस मिनिस्टर इसको कैसे अचीव कर पाएंगे। दूसरी एक बात, पिछले साल राज्यसभा में एक सवाल का जवाब देते हुए सरकार ने कहा था कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 के लिए अपने देश में 8 करोड़ 9 लाख वैयक्तिक करदाताओं ने इनकम टैक्स रिटर्न भरा था। इंडिविजुअल टैक्स पेयर पिछले साल 8 करोड़ 9 लाख इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट हुए थे। इन 8 करोड़ 9 लाख इनकम टैक्स रिटर्न में से 4 करोड़ 90 लाख इनकम टैक्स रिटर्न नील इनकम के थे, यानी उन्होंने कुछ भी इनकम टैक्स नहीं भरा। इसका अर्थ यह है कि सन 23-24 के लिए अपने देश में 3 करोड़ 19 लाख करदाताओं ने अपने इनकम टैक्स रिटर्न के साथ कुछ ना कुछ इनकम टैक्स का पेमेंट गवर्नमेंट को किया है। तो इसका मतलब 3 करोड़ 19 लाख करदाता एक्चुअल टैक्स पेयर है। अगले साल 12 लाख रुपए तक की आय पर इनकम टैक्स नहीं लगेगा। कहा जाता है कि टोटल टैक्स पेयर से 12 लाख के कम, 12 लाख की मर्यादा से कम टैक्स आने वाले टैक्सेबल इनकम होने वाले आयकर ये करीब करीब 90% है, 90% है। यानी 90% टैक्स पेयर्स वोंट पे एनी इनकम टैक्स नेक्स्ट ईयर। 3 करोड़ में से 90% छोड़ दीजिए, 70% अगर करदाता छूट जाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि अगले साल 145 करोड़ के हमारे इस महान देश में केवल 1 करोड़ से कम आयकर दाता होंगे कि जो प्रत्यक्ष आयकर का भुगतान करेंगे। एक्चुअल पेइंग इनकम टैक्स इंडिविजुअल टैक्स पेयर विल बी लेस देन 1 करोड़। ये बहुत ही आश्चर्यजनक फिगर है। हम बात करते हैं कि टैक्स का दरिया बढ़ाया जाए, टैक्स नेट बढ़ाया जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग टैक्स नेट में आ जाए, ईमानदारी से टैक्स भरे, सरकार का कलेक्शन बढ़े। और इस वजह से तो सरकार ने अब तक जितने टैक्स पेयरों को टैक्स के दायरे में लाया है उनमें से 90% तो शायद टैक्स नेट से निकल जाएंगे और केवल 1 करोड़ करदाता अगले साल एक्चुअल इनकम टैक्स पे करेंगे। मेरे हिसाब से ये चीज़ देश की दीर्घकालीन प्रगति के लिए अच्छी नहीं होगी। रेवेन्यू एक्सपेंसेस
इस साल 36 करोड़ 98 लाख करोड़ है। अगले साल वो 39,44,000 करोड़ हो जाएगा। तो ये जो बढ़ोतरी है ये 6.5% से थोड़ी सी ज़्यादा है। महंगाई का दर अगर हम 7% पकड़ लेते हैं तो इसका मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू एक्सपेंसेस में महंगाई के दर इतनी ही वृद्धि होने वाली है और कोई खर्चा शायद अगले साल सरकार बनाए नहीं। कैपिटल इन्वेस्टमेंट गवर्नमेंट का इंडस्ट्री के इन्वेस्टमेंट के लिए, जीडीपी के ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। पिछले साल टोटल कैपेक्स में इस साल के अगले साल के कैपेक्स में अच्छी खासी वृद्धि आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इसका मतलब गवर्नमेंट का कैपिटल इन्वेस्टमेंट में जो फोकस था वो अगले साल भी कंटिन्यू रहने वाला है। फिस्कल डेफिसिट इस साल जीडीपी के 4.8% रहने की अनुमान है, वो अगले साल 4.4% होने की अपेक्षा है। फिस्कल डेफिसिट कम रहना हमारे देश के इंडस्ट्री के लिए अच्छी बात है। अगर फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो इसका अंतिम परिणाम आपके हमारे ईएमआई के बढ़ने में होता है। इसलिए फिस्कल डेफिसिट कम होना ये बहुत अच्छी बात है। इन सब आंकड़ों का हम अगर अध्ययन करें तो हमें ये ध्यान में आता है कि सरकार ने देश का जीडीपी बढ़ाने के लिए एक तरफ तो सरकारी कैपेक्स में वृद्धि की है, दूसरी तरफ आयकर में छूट देने के बाद प्राइवेट कंजम्पशन को भी बढ़ावा दिया है और ये सब करते हुए अपनी वित्तीय टूट फिस्कल डेफिसिट भी बहुत अच्छे दायरे में रखा है। मेरे हिसाब से ये तीनों गोल्स फाइनेंस मिनिस्टर ने एक ही बजट में अचीव कर लिए हैं और अगर ये ऐसा होता है तो सन 2025-26 में हमारे देश की अर्थव्यवस्था और तेजी से बढ़ने में, सुदृढ़ होने में इसका बहुत बड़ा सहयोग हो सकता है। इसके अलावा बजट के साथ फाइनेंस बिल भी सबमिट होता है और इस फाइनेंस बिल के द्वारा इनकम टैक्स एक्ट के प्रावधानों में जो भी सुधार करना है, बदल करना है, ये उसमें प्रस्तावित होता है। इसका हम अगर विचार करें तो सबसे बड़ी जो घोषणा बजट में हुई और जिसकी चर्चा पूरे देश में सभी अखबारों में, ऑनलाइन मीडिया पे हुई, वो सबसे बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा थी कि अगले साल इंडिविजुअल टैक्स पेयर को 12 लाख रुपए तक के इनकम टैक्स में छूट मिल गई है। इसके अलावा जो नए टैक्स रिजिम में इनकम टैक्स के स्लैब्स थे उसमें भी बदलाव किया गया है। थोड़ा सा हम इस बात को समझ ले कि न्यू टैक्स रिजिम में पिछले साल इनकम टैक्स के स्लैब्स कितने थे और नए साल कितने हैं। आपके सामने स्क्रीन पे ये दोनों स्लैब्स कंपैरेटिव आपके सामने रखे हुए हैं। आप देखोगे कि पिछले साल 3 लाख रुपए तक के आय पर कोई भी आयकर नहीं था, ये मर्यादा भी बढ़ के 4 लाख हो गई। पिछले साल 5 टैक्स के स्लैब्स थे, इस साल नील के बजाय 6 टैक्स स्लैब्स बढ़ाए गए हैं। पिछले साल 15 लाख की ऊपर की आय पे अधिकतम सीमा 30% थी, इस बार ये मर्यादा 24 लाख तक बढ़ाई गई है। 24 लाख के ऊपर जिसका टैक्सेबल इनकम है उनको अधिकतम मर्यादा 30% से टैक्स देना पड़ेगा। ये सब जो छूट है ये इलेक्शन सामने रखते हुए सरकार ने दी है। इस तरह की टीका, इस तरह की ब्लेम गवर्नमेंट पे हुआ, मुझे लगता कि वो सही नहीं है। एक तो कोई भी बड़े चुनाव सामने नहीं दिख रहे हैं। दिल्ली स्टेट का चुनाव है लेकिन वो एक ही स्टेट का चुनाव है, उसके लिए गवर्नमेंट ने इतना बड़ा कदम उठाया होगा ऐसा मुझे लगता नहीं। लेकिन 12 लाख तक की आयु पे आयकर ना देना पड़े, ये कदम और अनेक तरीके से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि हमारे देश में एवरेज पर कैपिटा इनकम 2,38,000 रुपये है, करीबन $2700 पर ईयर, और 12 लाख तक आय देना ना पड़े इसका मतलब है कि पर कैपिटा इनकम से 5 गुना जिसकी आय है वो
नागरिक भी अगले साल से इनकम टैक्स नहीं देगा। ये चीज दुनिया के अन्य देशों की तुलना से बहुत ही ज्यादा है। अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में पर कैपिटा इनकम अंदाजन $78,000 है और उसमें $15,000 के ऊपर टैक्स, इनकम पे टैक्स देना पड़ता है। यानी पर कैपिटा इनकम से 1/5 से भी जिसका इनकम कम है उसको टैक्स देना पड़ता है। तुलना में हमारे देश में ये स्थिति पैदा होने वाली है कि पर कैपिटा इनकम 5 टाइम्स होने के बावजूद भी किसी को इनकम टैक्स ना देना पड़े। इस हिसाब से अगर सोचा जाए तो क्या ये छूट जरूरत से ज्यादा दी गई है? इस बात और हम जरा सोचते हैं कि अगर 7 लाख रुपए तक पिछली साल रिबेट केस को पकड़ के आयकर माफी की मर्यादा थी, तो ये 7 लाख की मर्यादा अभी 12 लाख कर दी और इसके लिए 1 लाख करोड़ की आय पे सरकार ने पानी छोड़ दिया। अगर ये 7 लाख की मर्यादा 8 लाख रुपए करते, 9 लाख रुपए करते या ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपए करते तो क्या होता था? अगर सरकार 10 लाख रुपए तक आय की मर्यादा देते थे तो ये मिडिल क्लास के करदाताओं के अपेक्षानुरूप होता था और सरकार के पैसे भी बचते थे। हो सकता है कि 50,000 करोड़ आधी राशि सरकार की बचती थी और ये 50,000 करोड़ सरकार अन्य आवश्यक कामों के लिए यूटिलाइज कर सकती थी। जैसे कि मनरेगा लीजिए, पिछले साल मनरेगा की प्रोविजन थी 89,000 करोड़, इस साल भी मनरेगा की प्रोविजन 89,000 करोड़ है। मनरेगा की प्रोविजन पे कोई बढ़ोतरी नहीं की गई। दूसरी बात है प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना, हर साल किसानों को जो आय मिलती है उसकी बात कर रहे हैं। उसके लिए पिछले साल 62,000 करोड़ खर्चे हुए, अगले साल के लिए भी प्रोविजन 62,000 करोड़ है। कोई वृद्धि नहीं हुई, 6 साल से कोई वृद्धि नहीं हुई है। मिडिल क्लास को जो दिया गया उसमें थोड़ी कटौती करके बची हुई राशि में से अगर मनरेगा की प्रोविजन बढ़ती थी तो ग्रामीण भागों में रोजगार बढ़ता था। अगर किसान सम्मान योजना की किश्त में कुछ बढ़ोतरी होती थी तो 2.5-3 करोड़ किसानों को और ज्यादा पैसा खर्च करने के लिए मिलता था। मिडिल क्लास को देना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन मेरे हिसाब से, वैयक्तिक सोच की हिसाब से मैं ये सोचता हूँ कि मिडिल क्लास को इतना सारा देने के बजाय अगर इसको 2-3 साल में डिवाइड करके इस साल कम दिया होता और मनरेगा और किसान सम्मान योजना जैसी योजनाओं की प्रोविजन बढ़ाती होती तो शायद और अच्छा होता था। ये जो 12 लाख के ऊपर टैक्स में छूट हुई है ये रिबेट की वजह से हुई है। आयकर कायदा 87A में जो टैक्स रिबेट है उसकी मर्यादा अभी 60,000 रुपये कर दी। इसकी वजह से 12 लाख रुपए तक जिसकी आय है उसको इनकम टैक्स ना देना पड़े। 12 लाख से ऊपर जिसकी थोड़ी सी आय है उसको 4 लाख रुपए से जो स्लैब हमने देखी उस हिसाब से जो भी आयकर देय होता है वो देना पड़ेगा। लेकिन मार्जिनल रिलीफ सरकार ने दिया है। 12 लाख रुपए से अगर छोटी 10,000 20,000 से आय ज़्यादा हो गई तो बढ़ने वाला टैक्स 10 या 20,000 से जो भी है उससे ज़्यादा नहीं होगा। पिछले साल में ये विवाद खड़ा हुआ था कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, इक्विटी शेयर्स ट्रेडेड इन द स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड के यूनिट्स बेचने से जो होता है उस पर रिबेट नहीं मिलता था। लेकिन सरकार ने कुछ अपने कंप्यूटर प्रोग्राम में बदलाव करके शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे भी रिबेट देना बंद कर दिया था। फिर हाई कोर्ट की डिसीजन की वजह से सरकार को वो कदम वापस लेना पड़ा। अभी अगले साल से अर्थ मंत्री ने अपने भाषण में 2 बार कहा कि ये 87A का जो रिबेट हमने बढ़ाया है वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इनकम छोड़ के बढ़ाया है, उस पे ये रिबेट नहीं मिलेगा। इनकम टैक्स कायदे में जो प्रावधान हुए हैं, जो सुझाव हुए हैं, उसकी संक्षिप्त रूप में मैं आपको बता दूं। चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए अगर रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल का एप्लीकेशन किसी वजह से इनकम्प्लीट है तो पहले वो एप्लीकेशन सीधा रिजेक्ट हो जाता था।
अभी सरकार ने ये बदल किया है कि ये एप्लीकेशन में जो भी कमियां हैं वो दुरुस्त करने की एक अवसर चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया जाएगा। फॉर्म इनकम्प्लीट होने की वजह से कोई भी रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन खारिज नहीं किया जाएगा। इसके अलावा चैरिटेबल ट्रस्ट का रजिस्ट्रेशन पीरियड, वैलिडिटी पीरियड जो 5 साल तक था वो 10 साल तक बढ़ाया गया, लेकिन वो उस चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए है जिनका पिछले 2 साल में टोटल रिसीट 5 करोड़ से कम है। जो छोटे चैरिटेबल ट्रस्ट है उनको दिक्कत ना होए हर 5 साल के बाद रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल करने की, इसके लिए वो रजिस्ट्रेशन पीरियड 10 साल तक बढ़ाया गया है। सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टी जो अपने रहने के लिए घर होता है उस पर कोई कर नहीं देना पड़ता। ऐसे 2 घर करदाता चुन सकता है, लेकिन उसमें ये प्रावधान था कि जो भी घर करदाता खुद रहता है या उसकी नौकरी बिजनेस की वजह से नहीं रह पाता, वही घर सेल्फ ऑक्यूपाइड समझा जाएगा। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा ये जो दूसरी कंडीशन है नौकरी या बिजनेस की वजह से ना ऑक्यूपाई करने की, ये हमने निकाल दी है। कोई भी वजह से अगर घर आप ऑक्यूपाई नहीं कर सकते हैं तो ऐसे 2 घरों को अभी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी समझा जा सकता है। अपडेटेड रिटर्न सबमिट करने की मर्यादा में भी वृद्धि हुई है। अभी प्रावधान यह है कि कोई करदाता अगर आपका इनकम टैक्स का रिटर्न भरता है और बाद में उसके ध्यान में आता है कि कोई इनकम वो इनकम टैक्स रिटर्न में ऐड करना भूल गया है, तो अगले 2 साल तक 24 महीने की कालावधि में वो अपडेटेड रिटर्न भर सकता है और वो बढ़ी हुई आय पे जो भी टैक्स आता है उसमें कुछ एडिशनल टैक्स भर के वो रिटर्न सबमिट कर सकता है। अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने ये प्रपोज किया है, ये 24 महीने की जो मर्यादा है वह 48 महीने तक 48 मंथ 4 ईयर्स तक बढ़ाई जाएगी। तो कोई भी करदाता अपना आयकर रिटर्न सबमिट करने के बाद 4 साल तक उसको अपडेट कर सकता है, लेकिन उसके लिए कोई कंडीशंस है और एडिशनल टैक्स भी उस पर देना पड़ेगा। टीडीएस की मर्यादाओं में वृद्धि की गई है। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, सेक्शन 194A में इंटरेस्ट सीनियर सिटीजन की मर्यादा 50,000 से 1 लाख रुपए तक कर दी। अदर देन सीनियर सिटीजन अगर बैंकों से, कोऑपरेटिव सोसाइटी से इंटरेस्ट प्राप्त कर रहा है तो टीडीएस की मर्यादा 40,000 से 50,000 कर दी। और कहीं से इंटरेस्ट मिल रहा है तो उसकी मर्यादा 5,000 से 10,000 कर दी। डिविडेंड प्राप्त हो रहा है तो कंपनी के लिए 5,000 से जगह 10,000 के ऊपर डिविडेंड पे टीडीएस काटना होगा। इंश्योरेंस कमीशन या और कोई कमीशन कोई व्यक्ति पे कर रहा है तो उसको अभी पर पेई 15,000 की जगह 20,000 के ऊपर की राशि पे टीडीएस काटना पड़ेगा। रेंट के लिए जो मर्यादा है उसमें थोड़ा सा अधिक बदलाव हुआ है। आज की मर्यादा पूरे साल के लिए 2,40,000 है। इसलिए इसका मतलब है कोई अगर रेंट पे कर रहा है और रेंट पेमेंट की अमाउंट 1 साल में 2,40,000 के ऊपर जा रही है तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन अभी ये पर ईयर मर्यादा बदल के पर मंथ कर दी है। अगर देने वाले पेमेंट ऑफ रेंट 50,000 हर महीने के ऊपर जाए तो उस पर टीडीएस काटा जाएगा। प्रोफेशनल और टेक्निकल फीस के लिए टीडीएस काटने की मर्यादा 30,000 से 50,000 रुपये तक कर दी। इसके अलावा टीसीएस में भी 2 बदल हुए हैं। आपको पता है कि आज सेक्शन 206C के अंतर्गत सेल ऑफ गुड्स 50 लाख के ऊपर होता है तो 0.1% टीसीएस काटना जरूरी है। ऐसी ही प्रावधान परचेसेस पे भी है। परचेसेस और सेल्स दोनों पे प्रावधान के कारण करदाताओं के लिए दिक्कतें हो रही थी। 1 अप्रैल 2025 से सेल ऑफ गुड्स पे टीसीएस का प्रावधान रद्द कर दिया है। इस पे अभी टैक्स टीसीएस कटना जरूरी नहीं होगा। सेक्शन 206AB और 206CCA के अंतर्गत अगर किसी करदाता ने अपना इनकम टैक्स रिटर्न पिछले साल का नहीं भरा हुआ है तो उसको कुछ भी अमाउंट पे करते टाइम टीडीएस ज़्यादा रेट से काटना जरूरी था। अभी ये प्रावधान 1 अप्रैल 2025 से डिलीट कर दिया है। फॉरेन रेमिटेंसेस के टीसीएस रेट में भी कुछ सुधार किए हैं, वो भी आप स्क्रीन पे देख सकते हो। आखिरी में मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस बजट में जो भी सरकार के सामने उद्देश्य थे उन तीनों उद्देश्यों पे सरकार ने पूर्ति कर दी है। सरकार ने अपनी वित्तीय टूट मर्यादा में रख के फिस्कल डिसिप्लिन का भी पर्याय स्वीकार कर लिया है
और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, जीडीपी ग्रोथ के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर और प्राइवेट कंजम्पशन दोनों में बढ़ोतरी की है। ये सब अच्छी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें इस बजट में जो छूट गई ऐसे मुझे लगता है, उसमें सबसे महत्वपूर्ण है एग्रीकल्चर, लैंड और लेबर के रिफॉर्म्स। मेरा ये मानना है कि एग्रीकल्चर, लैंड और लेबर के क्षेत्र में जो बुनियादी रिफॉर्म्स होने जरूरी है, जब तक वो रिफॉर्म्स ना होते हमारे देश की जीडीपी का वृद्धि दर 8 या 9% तक नहीं पहुंच सकता है। और गति से आर्थिक प्रगति के लिए इन तीनों क्षेत्रों में बुनियादी स्वरूप के रिफॉर्म्स होना बहुत जरूरी है। माननीय निर्मला सीतारमण जी ने 1 घंटा 15 मिनट तक अपना भाषण दिया। उनके सभी 8 बजट भाषणों में से ये भाषण सबसे छोटा था। इन भाषणों में उन्होंने किसी भी सरकारी योजना का उल्लेख नहीं किया, किसी भी सरकारी योजना या उसके प्रावधान, उसकी प्रोविजंस अपने भाषण में नहीं बताई। केंद्र सरकार अगले साल 50 लाख करोड़ का रेवेन्यू कमाने वाली है और 50 लाख करोड़ खर्चा करने वाली है। इतनी बड़ी मात्रा में आय और व्यय का कुछ भी उल्लेख बजट भाषण में ना होना मेरे लिए बहुत ही आश्चर्यजनक था। इसके अलावा उन्होंने बाकी काफ़ी कुछ घोषणा की, काफ़ी कुछ स्कीम्स बताई, वो बहुत छोटी छोटी है, जैसे कि सरकारी स्कूलों में वाईफाई लगाया जाएगा। अभी ये घोषणा क्या सही मायने में केंद्र सरकार के बजट के स्पीच में आने जैसी महत्वपूर्ण है? इससे तो अच्छा होता कि फाइनेंस मिनिस्टर देश को ये बता दे कि मनरेगा की तरतूद 89,000 करोड़ की क्यों नहीं बढ़ाई, किसान सम्मान योजना का किश्त का हफ्ता क्यों नहीं बढ़ाया, 12 लाख रुपए के आय तक छूट देने वाली घोषणा किस सोच में की है, किस विचार में की है। ये सब अगर मालूमात देश के सामने रखी जाती तो वो सही में बजट स्पीच होता। वरना ये तो बजट स्पीच ऐसा है कि इसमें किसी भी मुद्दे पे आप सरकार पे दोष नहीं दे सकते, टीका नहीं कर सकते। आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर के भाषण में एक ऐसी कोई चीज नहीं है कि जिसको गलत करके कहा जा सकता है। लोकशाही में, डेमोक्रेसी में मतभिन्नता होती है। सरकारी पक्ष और विरोधी पक्ष एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। सरकार की नीतियों पे, दोनों पे, विपक्ष की तरफ से नीतियों पे टीका होना स्वाभाविक है। लेकिन इस बजट भाषण की विशेषता यह है कि इसमें एक भी मुद्दा नहीं जिस पे विरोधक अपना मत प्रदर्शन प्रकट कर सके। हो सकता है कि ये सरकार की राजकीय अनिवार्यता हो या सरकार की ये सोच हो कि किसी भी चीज पे टीका ना आने आए। इस तरीके का भाषण अर्थमंत्री ने अपने भाषण में किया। आखिर में मैं बस इतना ही कहूँगा कि एक बड़े अर्थशास्त्री की एक छोटी सी चीज़ मुझे याद आती है, और वो है ऑल इकोनॉमिक्स इज पॉलिटिक्स। धन्यवाद।